हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ है। ये एडवर्टीजमेंट है 2022 का, पर इसका पेपर अभी 9 जून 2024 को हुआ है। तो इसमें आपको मैं जो है क्वेश्चन पेपर वो रहेगा, प्लस उसके साथ उसके आंसर कीज एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है ट्राई करता हूँ 3 पार्ट्स में बनाने का, 50-50 क्वेश्चन दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, द क्लव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लव आपको पता होगा, लौंग जिसे आप बोलते हो, घर में मसाले के रूप में यूज करा जाता है। पूछा है वो किस पार्ट का बनता है। जो भी चीजें आप घर में खाते पीते हो, या तो आप किसी का ट्री बार्क यूज करते हो, या किसी के फ्लावर्स यूज करते हो, या किसी का लीफ यूज करते हो, या किसी का फ्रूट यूज करते हो। वैसे क्लव जो है आपका, पूछा था आपसे कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। फ्लावर का बड होता है, स्टेम, लीफ या रूट। तो जो आप लौंग खाते हो, ये जो है बनाया जाता है फ्लावर बड से। फ्लावर मतलब पूरा खुला नहीं होता, बड कंडीशन में रहता है, उसी को ड्राई कर लिया जाता है, तो वही क्लव है। इसका साइंटिफिक नेम साइजाइजियम एरोमेटिकम है। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था आपसे बॉटनिकल नेम ऑफ गुडची। गुडची आपने या गिलोय नाम सुना होगा, कॉमन नेम्स यहाँ पे पूछे गए हैं। इसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा था। तो जो गुडची है, इसका साइंटिफिक नेम है एक्चुअली टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, विच बिलोंग टू द फैमिली मेनिस्पर्मेसी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। कोरोना जो वो हुआ था उसमें आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ करा था। थर्ड क्वेश्चन जो था, ये भी लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन था कि जो ड्रग है आपका विनब्लास्टिन या ब्लास्टीन या विन ब्लास्टीन, ऐसा करके स्पेलिंग अलग अलग है, तो वो किससे मिलता है। ठीक है, विन ब्लास्टिन और विनी ब्लास्टिन। तो ये इसका सोर्स क्या है। तो ये जो ड्रग है एक प्लांट से मिलता है, वो पूछा था। प्लांट जो है इसका, इस ड्रग का सोर्स कौन सा प्लांट है। तो इस ड्रग का सोर्स है कैथरेंथस रोजियस, एक प्लांट है जो कि मेडागास्कर पेरिविंकल प्लांट बोला जाता है इसे, जिसको पहले विंका रोजिया बोला जाता था। पुराने कहीं के क्वेश्चन में आपको विंका रोजिया भी मिलेगा। तो विंका रोजिया जो है इसी का ही नाम है, सेम नाम है दोनों, कैथरेंथस रोजियस अब नाम हो गया है विंका रोजिया। ओल्ड नेम आपके लिए सिनोनिम्स टैक्सोनॉमी के टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, वो है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन एल्कोहल फर्मेंटेशन फॉर्मेशन। तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें से यूज किया जाता है एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, इसमें से जितने भी ऑप्शन है, इसमें से एक्चुअली ये बैक्टीरिया तो नहीं है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी फंगस है, पर इसको एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, ईस्ट जिसे आप बोलते हो। तो क्वेश्चन में बैक्टीरिया था, ये भी एक तरीके का वो है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जो आपका एल्कोहल इंडस्ट्री है, क्योंकि ऑप्शन में है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द मेडिसिनल प्लांट विथानिया सोमनीफेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है। सब इस समय लगभग इकोनॉमिक बॉटनी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि विथानिया सोमनीफेरा एक प्लांट है, वो किस फैमिली का है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट विथानिया सोमनीफेरा भी है, जिसे आप कहते हो हिंदी में अश्वगंधा, और ये जो है सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मोलिकुलर डेटा आर वाइडली यूज फॉर जनरेटिंग। किस तरीके के हाइपोथेसिस के को जनरेट करने के लिए मोलिकुलर डेटा का यूज करा जाता है। एवोल्यूशनरी, फाइलोजेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल और नन ऑफ दीज। तो देखिए, हम मोलिकुलर डेटा का वाइडली यूज करते हैं एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस से हम फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जिसमें हमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में रिलेशनशिप पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच प्लेस ऑफ इंडिया कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। पूछा था आपसे कि इंडिया का कौन सा वो प्लेस है जो जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि उसी पार्ट में पाए जाते हैं और कहीं भी इंडिया में नहीं पाए जाएंगे। तो ये से अरावली रेंज हो गया, हिमालय रेंज और वेस्टर्न घाट रेंज, ये सारे दिए हुए हैं। इसमें से जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज हैं वो वेस्टर्न घाट रेंज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं,
पेलियोलॉजिकल एविडेंसेस गिव एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव्स, क्या रिलेटिव, प्रिमिटिवनेस और एडवांसमेंट। तो देखिए जो भी पेलियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जो भी गैदर किए जाते हैं, वो हमें आइडिया देते हैं, जो ग्रुप होते हैं उनके प्रिमिटिवनेस का, साथ ही साथ एडवांसमेंट का भी, कौन से उनके ग्रुप में एडवांस वो हैं मेंबर्स हैं, कौन से ग्रुप उनमें प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, उन सब का आइडिया देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द मॉडर्न ट्रेंड इज टुवर्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर सो कॉल्ड, कुछ भी इसमें से एक ऑप्शन इसमें फिल करना था, which are used as diagnostic feature separation of genera and species। जनरा और स्पीशीज को सेपरेट करने के लिए एज डायग्नोस्टिक फीचर इसमें से बोल रहा है कुछ चीज़ें यूज़ करा जाता है, जो कि एक्चुअली मॉडर्न ट्रेंड है, जो कि माइक्रोस्कोपिक फीचर है। तो ऐसा कोई कहीं कुछ ऐसा पढ़ने में आया नहीं कि बायवियल, ट्राइवियल, हेक्सावियल और पेंटावियल कोई ऐसा एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक फीचर है जिसके बेसिस पे हम जनरा और स्पीशीज को सेपरेट करते हैं। तो लगता है ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Which of the diagnostic characters of Ranunculaceae family is correct? Ranunculaceae family को कुछ peculiar characters होते हैं जो कि उस फैमिली को और अदर फैमिली से यूनिक बनाते हैं। तो इसमें से कुछ कैरेक्टर चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। उसका एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि इसमें जो स्टेमेंस होते हैं, देखेंगे आप स्टेमेंस का नंबर दिया है और वो कैसे अरेंज हुए हैं वो दिया है। तो आप देखोगे रैनुनकुलेसी के मेंबर्स में स्टेमेंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, मीन्स देयर आर न्यूमरस स्टेमेंस इन अ फ्लावर एंड दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच नहीं किया गया है? तो आप देखोगे बायोरेमेडिएशन करेक्टली मैच किया गया है, जहां पे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं क्लीनिंग ऑफ द पोल्यूटेंट। साउदर्न ब्लॉट की अगर हम बात करें तो ये सही है कि हम डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रोब, जो कि प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उसका डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न ब्लॉट है यहाँ पे लिखा हुआ डिटेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पहले ही ऑप्शन में आपका आ गया था। साउदर्न ब्लॉट जो है उसमें हम डीएनए का डिटेक्शन करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जहाँ पे प्रोटीन्स का जो है डिटेक्शन किया जाता है। आरएनए ब्लॉट जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे हम आरएनए ब्लॉट का आरएनए जो होता है उसके डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से सी वाला ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फिश टेक्निक? आपने पढ़ा होगा एक टेक्निक है फिश फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है वो आपको बताना था। इसमें से बोला गया था फर्स्ट ऑप्शन फ्लोरेसेंस और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज हम कर सकते हैं सिग्नल का डिटेक्शन के लिए, तो वो सही है। अ लेबल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज यूज्ड, इसमें न्यूक्लियोटाइड का यूज करा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है इसमें से यही आपका इनकरेक्ट है कि यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी आर नॉट यूज, लिखा है नॉट यूज्ड, पर इसमें से यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसमें हम एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। और जो है कि एक इंस्टेंजर वॉशिंग स्टेप चाहिए होता है लास्ट में, वो सही है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग RFLP एंड RAPD एक्सेप्ट, कह रहा है RFLP और RAPD के लिए इसमें सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, केवल एक को छोड़ के, वो आपको पता लगाना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन था RAPD एक क्विक मेथड है RFLP से, तो ये सही है क्योंकि ये रैंडम एम्पलीफाइड है, PCR वगैरह का यूज किया जाता है, तो एक क्विक मेथड है। सेकंड RFLP लेकिन क्या है, मोर रिलायबल है RAPD से, ये भी करेक्ट है। पर इसमें से सी वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट है कि यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर RAPD। स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर का यूज जो है RAPD में नहीं किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, यही सही होगा। बाकी जो नेक्स्ट लिखा है कि रेडियो एक्टिव प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन RAPD, तो ये भी सही है कि यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव प्रूफ का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। द एक्शन ऑफ सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड से CTAB करते हैं। प्लांट डीएनए एक्सट्रैक्शन जिन लोगों ने करा होगा वहाँ पे CTAB केमिकल का यूज किया जाता है प्लांट डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें एक्शन पूछा करता क्या है वो, ठीक है। तो CTAB क्या कॉम्प्लेक्स करता है न्यूक्लिक एसिड को और उसको प्रेसिपिटेट करता है, या ये प्रोटीन के साथ वो कॉम्प्लेक्स करता है उसको प्रेसिपिटेट करता है, या पॉलीसैकेराइड को करता है, या तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो CTAB का मेन फंक्शन है
कि ये क्या करता है, पॉलीसैकेराइड जो है ये एक कैटायनिक डिटर्जेंट है जो कि डीएनए आइसोलेशन में यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये सीटैब सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है और पॉलीसैकेराइड्स के साथ बाइंड करता है और न्यूक्लियस प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टेम्परेचर साइकिल। अगर आपने पीसीआर कभी चलाया होगा या पीसीआर के बारे में पढ़ा होगा, तो पीसीआर का मिक्सचर बनाने के बाद हम एक वो उसका पीसीआर प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट करना होता है। जैसे क्योंकि आपने उसका स्टेप पढ़े होंगे कि हाँ डिनेचुरेशन है, अनीलिंग है, एक्सटेंशन है, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। तो जैसे कि 90 जो शुरुआत का होगा 95 से लेकर 98 तक हम करते हैं, फिर उसके बाद जैसे डीनेचुरेशन बोलते हैं। उसके बाद एनीलिंग का होता है टेम्परेचर 50 से 56 के बीच में या 60 के बीच में जो भी हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन का, जो कि हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज ही करते हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए। ठीक है, फिर 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज। अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वो चेन होता है, सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, तो उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके अलग अलग नाम है कॉम्प्लेक्सेस के। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम इसमें पूछा था, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, और भी नाम है, एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं, द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने पढ़ा होगा डीएनए का, तो वहाँ किससे मिलके बना होता है या क्या स्टेटमेंट सही है, क्या केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एक ही हिसाब से, 300 नैनोमीटर का फाइबर होता है लूप डोमेन का, या डीएनए एसोसिएटेड रहता है 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन से, या हाईली कंडेंस क्रोमोसोम होता है। तो 3 ऑप्शन गलत है इसमें से। न्यूक्लियोसोम के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, डीएनए एसोसिएटेड विद 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर H2A, H2B, H3 and H4। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग साइज इज कॉल्ड एज। जब हम क्रोमोसोम्स का आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस करते हैं होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम का, उसका साइज डिक्रीज करते हुए, तो जो बनता है वो आता है आपका, इसको कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, और ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर आर कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रोमियर जो टीलोमियर होता है ये इनमें से किसका बना हुआ होता है। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन आपने पढ़ा होगा क्या होता, पर सेंट्रोमियर टीलोमियर बना किसका होता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का, यूक्रोमैटिन का तो बना नहीं रहता, हेट्रोक्रोमैटिन का बना होता है। बट यहाँ पे ये आता है कि फैकल्टेटिव का बनता है या कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन का। फैकल्टेटिव मतलब जो एक समय पे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूटिव हमेशा के लिए हेट्रोक्रोमैटिन में वो रहते हैं। तो ये जो आपके सेंट्रोमियर और टीलोमियर एक रीजन्स है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, द डिवीजन ऑफ इंटरफेज इनटू 3 सेपरेटेड फेज। जो डिवीजन किया गया है इंटरफेज साइकिल आपने पढ़ा होगा, इंटरफेज आता है, डिवीजन फेज आता है। तो जो इंटरफेज है डिवीजन से पहले का फेज वो सेपरेट फेजेस में बांटा गया है, G1 S G2। इसको किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, तो अल्मा हार्वर्ड एंड स्टीफन पेल्क जो है 1953 में इसको प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, डायूरॉन एक है, ये एक हर्बिसाइड है, ये क्या प्रिवेंट करता है। तो जब प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे कि जो डायूरॉन है ये एक हर्बिसाइड का रोल वो करता है, और फोटोसिस्टम सेकेंड का ये इनहिबिटर है। फोटोसिस्टम जब सेकेंड का इनहिबिटर है तो ये केवल और केवल नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेटिक पाथवे को क्या करता है, इनहिबिट करता है, विच इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, अ सिंगल टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल लीड। कॉमन क्वेश्चन है, नीट वगैरह में भी पूछे जाते थे। सिंगल टर्न अगर हम चलाते हैं क्रेब्स साइकिल का, क्योंकि आपको पता है 2 टर्न चलते हैं, तो कितने वो होगा, यील्ड होगा। तो आप देखोगे जो नेट गेन होता है वो आप देखोगे हाई एनर्जी कंपाउंड फ्रॉम 1 क्रेब्स साइकिल का 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 GTP। GTP सब्सिक्वेंटली यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP, तो वो GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी वाला
करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन ईटीएस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होता है, मतलब जो सिस्टम है वहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर्स होते हैं उनका सीक्वेंस पूछा है एक के बाद एक कैसे रहते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले साइटोक्रोम बी आते हैं, फिर साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम फिर A3 आते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन साइटोसोल में चलता है। सेकंड, ग्लाइकोलिसिस जो होता है लीनियर सीक्वेंस में होता है, साइक्लिक वाइक्लिक नहीं। 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, व्हिच इज आल्सो ट्रू। सी, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है, ग्लूकोज से 2 मोल बनते हैं पायरुविक एसिड के। डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि पूछा भी गया है कौन सा इनकरेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें CO2 निकलता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है अमोनिया में। तो आपको नाइट्रोजन तो पता है, अमोनिया भी पता होगा, फिर बीच के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन बनता है और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला N2H2 और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का N2H4। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम, Which of the following microscope is best suited to get the surface view of an object? कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ऑप्शन में बेस्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस व्यू के बारे में डिटेल देखने का? तो आपने देखा होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ट है पॉलन ग्रेन सरफेसेस का। बहुत सारी चीज़ों में जैसे फंगस का स्टडी करना हो तो हम वहाँ पे सेम टेक्निक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें 3D इमेजेस मिलता है किसी भी स्पेसिमेन के सरफेस का और बहुत अच्छा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? पॉपुलर क्वेश्चन है, नॉलन रस्का ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, मैच करना था आपको करेक्टली और फिर ऑप्शन चूज करना था मैथ के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो टेक्निक दिया गया है, उसके साइंटिस्ट दिए गए हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी है तो मिखैल ने डिस्कवरी की थी 1906 में। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो भी आप देखोगे कि अर्ने ने किया था, जो यहाँ पे दिया टिस्लियस। पीएच मीटर की डिस्कवरी जो है सोरेनसन ने किया था। और सेंट्रीफ्यूज का रिलेशन है आपका एंटोनिन पैंगल से। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड, जे थॉमसन ने किया था डिस्कवरी इसकी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, एलिसा टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलिसा किसने डिस्कवर किया था? इंगवॉल पोलमैन ने डिस्कवर किया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी? तो डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन, जिसे पॉपुलरली बुक्स में एसके जैन करके बोला गया है, वही इसके फादर हैं इंडियन एथनोबॉटनी के। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, हर्शलबर्गर जो कॉइन किया था टर्म एथनोबॉटनी का, उन्होंने किस ईयर में वो किया था कॉइन? तो इन्होंने जो है 1895 में ये टर्म कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्लांट इज यूजफुल इन इरेडिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म्स? कौन सा प्लांट जो है यूजफुल है जो कि इंटेस्टाइनल वर्म्स के इरेडिकेशन में यूज होता है? तो यहाँ पे पॉपुलरली जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से, जो पलाश जिसे आप बोलते हो, वो उसमें हम इंटेस्टाइनल वर्म्स के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जो ड्रग है रिसरपाइन, वो किस प्लांट से ऑब्टेन होता है? तो रॉल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें ये ड्रग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे प्लेस है आपका? कटक। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, अगर बोल रहा है कि एक ट्राइपेप्टाइड है PTS1, ठीक है, पैराक्सिसोमल टारगेटिंग सिग्नल 1, ये एक ट्राइपेप्टाइड है, इसके अगर हम C टर्मिनस पे डिलीशन म्यूटेशन कर देते हैं तो किस ऑर्गेनेल में इसका इंपोर्ट रुक जाएगा? तो PTS1 का फुल फॉर्म ही है पैराक्सिसोमल टारगेटिंग सिग्नल 1। तो ये पैराक्सिसोम में जो है, पैराक्सिसोम के मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सिग्नल वो होता है। अगर आप इसको अबॉलिश कर देते हैं तो पैराक्सिसोम में इसका इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ई कोलाई कह रहा है जहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर है, अगर वो इंटीग्रेट कर जाए उसी बैक्टीरिया क्रोमोसोम से तो वो कैसा सेल बन जाएगा? तो HFR सेल आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा।
ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये थोड़ा सा बॉटनी से हट के क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है टाइप के सेल्स हैं जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में मेनली हेल्प करते हैं। तो आप देखोगे कि टी एन जो बी सेल्स होते हैं ये क्रूशियल रोल जो है प्ले करते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी में। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम, विच इज इन इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। दो टाइप के, एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। तो जिससे एक इंट्रिंसिक में पूछ रहा है साइटोक्रोम जो सी है कहाँ से रिलीज होता है, किस सेल के ऑर्गेनेल से रिलीज होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, द फैमिली ऑफ जीन्स important for maintaining homeostasis through regulation of cell death and inflammation are। कह रहा है कि इनमें से कोई एक फैमिली ऑफ जीन्स है जो कि हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं ये सेल डेथ को और इन्फ्लेमेशन को, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो स्प्लिट जीन्स अलग है, स्यूडोजीन अलग है, उनके जी सारे जीन्स ही हैं। कैस्पेजेस का ये काम होता है, एपोप्टोसिस पाथवेज में आपने इन कैस्पेजेस का नाम सुना होगा। तो इनका यही फंक्शन होता है कि ये सेल डेथ और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये हुआ 40 क्वेश्चन। सॉरी अभी चलते हैं और 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट्स में बना दे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट विच कॉज डिजीज इन होस्ट। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कौन से हैं। अब वायरसॉइड अलग है, वायरॉइड अलग है। अब आपका ऑप्शन बचता है विरियन और प्रायोन। बहुत सारे सोर्सेज में बताया गया है सबसे छोटे वैसे तो प्रायोन्स होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं, पर उससे भी छोटे वायरॉइड्स हो सकते हैं जो कि केवल न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। तो दोनों में ये है कि वायरॉइड भी हो सकता है, प्रायोन भी उसका हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन फर्न एजोला। टेरिडोफाइट जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ने आपने एक मेंबर पढ़ा होगा एजोला, जिसे मॉस्किटो फर्न बोलते हैं। वो क्या करता है, उसमें उसके साथ सिम्बायोटिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है। कौन सा एल्गी वो रहता है उसके साथ में वो पूछा गया है। तो एना बीना एजोली करके एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एसोसिएटेड रहता है एजोला में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन दिस टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ना है। ब्रांच जो नहीं करेक्ट होगा वो हमें बताना है। कह रहा है ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं आर्की बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, करेक्ट है। ईथर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जो कि हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल होता है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वहां पे तो ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पे। क्रोमोसोम जो होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। फिर डी वाला ऑप्शन है कि ये सेंसिटिव होते हैं क्लोरामफेनिकॉल के, पर आप जब इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहां पे सीधा सीधा लिखा है कि आर्की बैक्टीरिया सेंसिटिव उतना नहीं होते हैं क्लोरामफेनिकॉल के, या नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर इनसेंसिटिव टू क्लोरामफेनिकॉल। क्वेश्चन नंबर 44 ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो होता है माइकोप्लाज्मा से होता है। कहीं बहुत जगह आपको इसका नाम अलग भी फाइटोप्लाज्मा भी मिलेगा, तो माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 45 सैटेलाइट वायरस किससे हम कहते हैं, जो डिपेंड होता है हेल्पर वायरस में, या डिस्ट्रॉय करता है हेल्पर वायरस को, या हेल्प करता है हेल्पर वायरस को, या ट्रांसफर हो जाता है हेल्पर वायरस पे। तो जो सैटेलाइट वायरस होता है ये एक्चुअली डिपेंडेंट होता है हेल्पर वायरस पे। ये एक टाइप के सब वायरल एजेंट्स होते हैं जहाँ पे इनके पास रेप्लिकेशन वगैरह के लिए इसेंशियल जीन्स नहीं होते। ये रिलाई होते हैं किस पे, हेल्पर वायरस पे, जो इनके नेसेसरी फंक्शन को, जो रेप्लिकेशन या पैकेजिंग है वो प्रोवाइड कराएं। तो डिपेंड होते हैं हेल्पर वायरस पे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स ऑफ एकेंथेसी फैमिली आर। एकेंथेसी फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो एकेंथेसी फैमिली के जो आपको प्लांट जितने भी मिलेंगे उनके आप जब फ्लावर देखोगे तो बाइलैबिएट कोरोलाज होते हैं, मींस 2 लिप होता है उनमें। अपर लिप में हो सकता है 3 कोरोला हो, नीचे वाली लिप में 2 कोरोला हो, या ऊपर कोरोला लोब हो और नीचे 3 लोब हो, तो बाइलैबिएट होता है, यूनिलैबिएट नहीं होता। तो बाइलैबिएट कंडीशन मिलेगी। प्लस ओवरी के बारे में पूछा है, यूनिलॉकुलर होता है, बाइलॉकुलर, तो ओवरी इनकी बाइलॉकुलर होती है। तो ये यूजली बाइलैबिएट होते हैं, 2 यूनाइटेड कार्पल होते हैं, बाइलॉकुलर ओवरी होती है, और 2
2 ओव्यूज होते हैं ईच चैम्बर में देयर विल बी 4 सीड्स इन दिस फैमिली में जो भी मेंबर्स होंगे इनके, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट्स की सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन? तो लार्जेस्ट फैमिली है आपकी एस्ट्रेसी, जिसका कंपोजिटी भी नाम है। इसके बाद आता है आपको ऑर्किडेसी, थर्ड नंबर फेबेसी, देन पोएसी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सेंट्रोस्पर्म में से एक ऑर्डर है, जैसे कहीं कहीं पे सेंट्रोस्पर्म में भी बोला गया है, वहाँ पे 12 फैमिलीज आती हैं। कौन सा इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें ये मतलब इसका मेंबर है सेंट्रोस्पर्मेज का, तो 12 फैमिलीज है। फाटोलैक्टेसी, गायरोस्टिमोनेसी, एक्टोकार्पेसी, निक्टाजिनेसी, मोलोजिनेसी, आइजोएसी, फिर पोर्टुलेकेसी, बेसलेसी है, कैरियोफिलेसी, चीनोपोडिएसी है, और फिर डिस्फेनेसी है, अमरंथेसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चीनोपोडिएसी है, सो ये हम इंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं कि विच ऑफ द जेनरा ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली के कह रहा है ये जो 3-3 के ग्रुप बनाए गए हैं प्लांट के, इनमें से लिलिएसी के कौन सा मेंबर है ही नहीं, मतलब किस ग्रुप में कोई अदर फैमिली के ही मेंबर है। तो आप देखोगे एलो, सिला, लिलियम, ऑप्शन नंबर ए ये लिलिएसी के मेंबर थे। बी भी है, सी भी है, पर आप देखोगे जो डी वाला इसमें क्वाइक्स और जिया जो 2 प्लांट आ जाते हैं ये पोएसी फैमिली के हैं। और अगर आप अभी सर्च करोगे नेट पे इधर उधर तो एलो वगैरह जो है, जिससे आप देखोगे ना पहले लिलिएसी फैमिली जो दी गई थी बहुत साल पहले, उनमें बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे। अभी इनको तोड़ दिया गया है कई सारी फैमिलीज में, तो अभी आप अगर कहीं पे सर्च करोगे तो अलग अलग आपको दिखाएगा। जैसे कि इसमें से जो भी लिलिएसी के मेंबर थे पहले, एस्पार्जेरेसी में, एस्फोडेलेसी में, मिलेंथिएसी में, स्माइलिकेसी में, अब डिवाइड कर दिए गए हैं। पर इसमें क्वेश्चन पूछा है पुराने टाइप के हिसाब से पूछा है, तो हमें उन्हें रखना होगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्वाइक्स और जिया जो कि पोएसी फैमिली के हमेशा से रहे हैं, उनको अलग करके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, कह रहा है जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट फूड जो हमें मिलते हैं वो किस फैमिली से मिलते हैं। सोलनेसी, पोएसी, ब्रेसिकेसी और क्विकरबिटेसी। तो फूड जिससे मेनली प्राप्त होता है पोएसी के, मेनली फेबेसी और पोएसी माने जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पोएसी है तो हम पोएसी के साथ जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 50। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 51 to 100 जो है डील करेंगे, उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।